हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th के लिए बेटा जी मैंने सेट 1 का मैथ्स का सैम्पल पेपर बनाया था और आप सभी बच्चों ने कहा कि मैं उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करूं। तो आज की वीडियो में हम सेट 1 मैथ्स के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब आपने देख ली होगी। सबसे पहले हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सेक्शन ए में आपके 11 क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू हैं। कुछ एमसीक्यू में, कुछ फिलअप्स हैं, कुछ वन वर्ड में है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर? ठीक है, तो रूट 4 दो होता है, ध्यान से देखेंगे। 4 का अंडर रूट 2 होता है जो कि परिमेय है। 9 का अंडर रूट 3 होता है जो कि परिमेय है। 7 रूट 2 की बात करें तो रूट 2 अपरिमेय होता है और उसको 7 से गुणा करेंगे तो ये अपरिमेय या इररेशनल है। और चौथा ऑप्शन है रूट 16 जो कि 4 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रूट 2। क्लियर है ये वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये थोड़ा ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। कौन सी संख्या है परिमेय नहीं है, या इसी में ये लैंग्वेज दे दे कि भैया कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है का मतलब भी हमें अपरिमेय यानी इरेशनल के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? नॉट अ रैशनल नंबर या एन इरेशनल नंबर, सेम बात है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के ध्यान से जब आपने आंसर देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रैखिक समीकरणों के इन दोनों युग्म का हल क्या होगा? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज यूनिक यानी अद्वितीय हल, या कोई हल नहीं है, अनेक हल है, या कोई हल नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इक्वेशंस क्या है पहले तो उनको लिख लो भाई। x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर लॉन्ग में भी आए तो आप कर सके। तो इसका कंपैरिजन आप करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। फिर आप करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन्हें निकालेंगे और फिर इनकी रेशियो ले लेंगे। तो डायरेक्ट अगर मैं करूं a1 बाय a2, a1 1 है, a2 3 है, b1 बाय b2, तो b1 होता है y का कोफिशिएंट जो कि 3 और 2 है, तो ये आ जाएगा 3/2। और c1 बाय c2 है -3 बाय -6 यानी कि 1/2। अब ये हमारा a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 आ गया। तीनों का कंपैरिजन करें तो ये दोनों आंसर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/3 आया हुआ है और ये 3/2 आया हुआ है। और जब ये दोनों आंसर्स इक्वल नहीं होते तो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन आता है जिसे हम कहते हैं अद्वितीय हल, या इंग्लिश में कहूँ तो यूनिक सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन हमारा ए चल रहा है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? सेकंड का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेन बात है आपको रूल्स पता होने चाहिए। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कंपैरिजन अगर हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से करें तो ए का मतलब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यानी 1, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट यानी 7 और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। अब अगर किसी पोलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा हैं, शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो जो उनका सम होता है अल्फा जमा बीटा शून्यकों का योग, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b/a में b की वैल्यू ये रही अपनी +7 और c की a की वैल्यू रही 1। भाई b 7 और a 1, तो इनको इसमें पुट कर दो तो माइनस का 7 और डिवाइडेड बाय 1। तो जो शून्यकों का योग है, जो सम ऑफ द जीरोज है, वो -7 आ जाएगा। और -7 कौन सा ऑप्शन है?
तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर 1 मार्क के क्वेश्चन को मैं यहाँ ब्लॉक में कर रही हूँ। यहाँ भी मैं दोबारा इसको एक बार फर्स्ट का आंसर भी मैं ब्लॉक में कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया थर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन है। निम्न ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके लिए आपने एक रूल ध्यान रखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटता है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पर काट रहा है, तो इसके 3 जीरोज यानी 3 शून्यक हो जाएंगे। तो चौथे का एक ऑप्शन ही आएगा, एक ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 शून्यक। समझ गए ना बात को, कि एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटे उतने जीरो, अगर एक भी जगह ना काटे तो एक भी जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होती है और 1 या 1 से लेस, यानी कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। तो ये 2/3 1 से लेस है, -1.5 नेगेटिव है, 15% भी तुम्हें बड़ा लगेगा, लेकिन जब इसकी परसेंट हटाओगे तो ये 15/100 15/100 एक से छोटा आएगा और 0.7 भी एक से छोटा है। तो सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -1.5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 5x + p इज इक्वल टू 0। इसका कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। बार बार मैं लिख रही हूँ इन चीजों को ताकि आपको आइडिया हो जाए। x² के आगे जो नंबर होता है वो a होता है, x के आगे जो नंबर होता है वो b होता है और यहाँ जो टर्म होती है वो c होती है बेटा। तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू a 3 आ गया, b 5 आ गया और c की वैल्यू p आ गई। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के रूट्स अगर इक्वल हो तो आपको रिजल्ट ध्यान रखना है कि उसके लिए d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। d का मतलब b² - 4ac 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। b की जगह रख दो 5 का स्क्वायर 4, a की जगह पर आप रख दोगे ये 3 और c की जगह रख दोगे p इज इक्वल टू 0। 5 5 25, 4 3 जा 12, p इज इक्वल टू 0। 25 बराबर है 12p नेगेटिव है, उधर जाके जमा का हो जाएगा, p को यहीं रखो, 12 को लेफ्ट में ले आओ। 25/12 25/12 बराबर है p, यानी कि अगर p की जगह 25/12 रखें तो हमारे जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 25/12 25/12 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलूं आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट अगर आपको है तो टेलीग्राम पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है आपका कॉमन, वहां आप ज्वाइन करें और अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो बच्चे। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो सके इस सैंपल पेपर की हेल्प से। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 3750 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 की घात क्या होगी? द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो भैया 3750 के फैक्टर्स कर लो पहले तो। देखो जिनका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वो फटाफट कर लेंगे, नहीं तो बाकियों को तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब ये 1875 ये 2 पे तो जाएगा नहीं, तो इसकी डिजिट्स को जोड़ के देख लो। 8 1 9 7 16 और 5 21, ये 3 पे जा रहा है तो 3 पे जाएगा। 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 पे जाएगा। अब ये सब 5 पे है तो 625 5 की पावर 4 होता है। तो इसमें भी
इसमें भी हमारी पावर कितनी आ जाएगी 4। फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 2 जा और ये आ गया 5 5 जा और ये नीचे आ जाएगा 5 1 जा 5, यानी 3750 का मतलब हो गया 2 into 3 और 5 कितनी बार आ रहा है 4 बार। तो बस यही हमसे पूछा गया है कि जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 की पावर 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा। तो ये है 5 का एक्सपोनेंट जो कि कितना आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, दिए गए बंटन के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा का जोड़ क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा कि मॉडल क्लास बहुलक वर्ग तो बिल्कुल आसान है। सबसे अधिक बारंबारता है 20, तो 20 के सामने जो है वो बहुलक वर्ग है यानी मॉडल क्लास है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बहुलक वर्ग तो एक ही मिनट में निकल आया, एक ही सेकंड में निकल आया, बल्कि कि 15 से 20। अब बात करनी है माध्यक वर्ग की। तो माध्यक वर्ग पर जाने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। 5 से 10, 10 से, मैं तो आपको समझा रही हूँ, नहीं तो आप ना अपने पेपर में आपने क्या करना यही बना लेना। 10, 10 में 15 जोड़ दो 25, 25 में 12 जोड़ दो 37 और 20 57, 57 और 9 62, 62 का आधा होता है 31, 31 से बड़ी बारंबारता ये है। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 10 से 15। 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे वर्बली बताने में, क्योंकि प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करोगे आपका भी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी है 10, 15, 12, 20 और 9। तो अब सी एफ ले लो। 10, 10 में 15 जोड़ो तो 25, 25 में 12 जोड़ो तो 37, 37 और 20 57 और 9 62। अब हमारा आ गया 62, 62 का आधा होता है 31, 31 से बड़ी बारंबारता ये 37, तो 37 के सामने ये हो गया माध्यक वर्ग। समझ में आ गई मेरी बात। मीडियन क्लास जो हमारा माध्यक वर्ग है वो है 10 से 15। ये हमारा मॉडल क्लास, ये मीडियन क्लास, बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग दोनों की निम्न वर्ग सीमा। तो भाई अब बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 15 है और इसकी कितनी है 10 है। तो दोनों का जोड़ कर दो तो 15 जमा 10 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये वन वर्ड का लगा सकते हो। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 9वां देखें, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा। क्लास मार्क का मतलब व्हाट इज द क्लास मार्क। तो क्लास मार्क होता है दोनों के सम का आधा। तो ये हो गया 245/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और जल्दी से आ जाओ अब लास्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 11 पर। असर्शन है कि दिस इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स। हिंदी में देखूं तो इस समीकरण के मूलों की आवृत्ति हो रही है। मूलों की आवृत्ति यानी कि एक रूट 2 बार आ रहा है। वो कब आता है जब डी की वैल्यू 0 हो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। तुम इसमें डी की वैल्यू चेक करो कि क्या वो 0 आ रही है। तो डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 3 और भैया सी का मतलब 3। तो 6 6 36, 4 3 12, 3 36, 0 बिल्कुल। इसमें डी की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये वाला तो ट्रू है। सुनो मेरी बात ध्यान से कि जो असर्शन है, जो अभिकथन है वो सत्य आ गया। जो अभिकथन में क्या कह रहा है कि इसके मूलों की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति कब होगी जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। अब रीजन पढ़ो। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। गलत कह रहा है ये तो।
द्विघात समीकरण के मूलों की आवृत्ति होती है यदि विविक्तर 0 से बड़ा हो। यदि विविक्तर 0 से बड़ा हो तो जो रीजन है, जो आर है, वो फॉल्स है, यानी कि असत्य है। जब ध्यान देना, असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, अभिकथन सत्य है, तर्क असत्य है, तो सी आएगा करेक्ट आंसर। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर सी आ जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन ए। अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी।